दोस्तों, वोल्गा रूस के बीचों बीच 4 युगों से रवां-दवां है। सरजोत के बदन का धोवन, वोल्गा जुदाइयों का मारा। लोग कहते वोल्गा आसेबज़दा है। सरजोत की जुदाई की प्यास उसके कतरे-कतरे में रची हुई थी। पानी में हयात है तो वोल्गा के पानियों में भी जुदाई की तड़प थी। अमीबा का रूप धारण करना, सरजोत का जन्म लेना, उसका प्लेट में दिखना, आखिरी पड़ाव पर रुकना और मुक्त हो जाना इसका उसका कष्ट था। उसने 19 जन्म लिए, 19 बार कुरार्स पर आया मगर मुक्त ना हो सका, और ये सब वोल्गा जानता था। वोल्गा सेबज़दा नहीं था। वो सरजोत की जुदाई में वहशतज़दा होकर खुद एक प्रार्थना बन का रूप धार चुका था। उसकी सारी अड़ी, जोश, जवानी, रूप स्वरूप सब सरजोत के साथ विदा हो गया था। वो सरजोत के साथ बड़ी अड़ियाँ लगाता, बड़ा अथरा था तो शरद तरंग में आकर कहता, सोहणिया अड़ियाँ ना लगा, मैं ढीक लगा जाऊंगा। तो वो सरजोत के सामने हार मान लेता था। गुजरा हुआ पल उसके सामने हजारों बार रोज गुजरता। सरजोत के अथरे कलोल अभी तक उसकी नस नस में बसे हुए थे। और मित्रों, फिर अचंबा हो गया। दखन ओर से कोई थकन से चूर, हाल और बेहाल मदद के लिए धारा धारा पुकारता था। आवाज़ में इतनी गूंज थी जैसे पहाड़ों के बीच कोई खड़ा आवाज़ें देता हो। वोल्गा की निगाह उठ गई और बहरे हिंद की मुंह जोर मौजों से मुकाबले की बाजी लगाए वीर का जहाज रान पर जम गई। बहर हिंद की मुंह जोर मौजों का फात्या, वीर का जहाज रान रात के पिछले पैर बहर हिंद की मौजों से हार जीत के मुकाबले में मगन था। लहरें उसे तह में ले जाती मगर वो अपने जोर पर सतह पर आ जाता। लहरें तेजी से आगे निकलने के लिए जोर आजमाती मगर वीर का भी बला का फुर्तीला था। पलक झपकने में कहाँ से कहाँ निकल जाता। ज्यादातर जीत जाता मगर हारता भी मुसलसल था तो मदद कारण धारा को आवाजें देता रहता। धारा कौन था? तो दोस्तों, धारा 70 के पेटे में एक सूखा सड़ा मुख्तसर सा वजूद था। वो वीरका के बाप को रास उम्मीद बंदरगाह से मिला था। नारायण ने पाला पोसा और सुख सेवा की मगर उसने जान ना उठाई। हड्डियों पर बहुत कम मांस था। नारायण के 17 जवान पुत्र थे और धारा 17 पुत्रों के साथ माँ का दूध ही पीता रहा कि वो भोजन ना खाता। नारायण मुंह में मलेदा सा बनाकर इसे एक या दो नवाले खिला देता जो उसके लिए हजम करना मुश्किल होता। नारायण ने 17 बेटों में कुर्रा डलवाया तो वीर का नारायण के नाम कुर्रा था। नारायण ने धारा वीरका को दान कर दिया। धारा चल फिर सकता मगर पहले नारायण ढाकों पर उठाए रखता, अब वीरका उठाए रखता। और जैसे जिनकी जान तोते में होती है इसी तरह वीरका की जान भी धारा में अटकी हुई थी। सब इसे धारा बापू कहकर बुलाते थे। धारा एक भेद था। उसके पास निगाह की ताकत थी। वो कुरान अरज की तह तक खंगाल लेता था और मनुष्य उसके लिए खुली किताब थे। उन पर लिखा हरफ हरफ पढ़ लेता और वो इतना साध था कि रिज्क, सेहत, जवानी बारिश के कतरों की तरह बरसता था। वीरका ने अपना बेड़ा बनाया था अर्थ नाम से और वो मंझा हुआ जहाजरान था। उसके बादबान उसका गरूर थे और मुंह जोर तूफान बादबानों के सामने ठहर जाते थे। वो काली कट से रास उम्मीद तक सफ़र करता। जहाजरानी उसका पेशा था। जा खेत जाकर उसे ले आ, गला बैठ गया है चिल्ला चिल्ला के। धारा ने वीरका के बड़े भाई खेत से कहा। खेत साथियों के हमरा समुंदर में उतर गया और जल्द वो वीरका को दबोचे धारा के पास मौजूद थे। शिमला की ठंड में घी शहद से पला वीरका नारायण मर्दानगी का सिंबल था। सफ़ेद रंगत पर वो बहुत खूबसूरत था, वफादार इतना कि धारा को किसी पालतू जानवर का गुमान होता था। वो इतना लाडला था कि यूं लगता लाड उसकी ज़ात में वदियत कर दिया गया हो। मेरी जान थोड़ी आंख लगा लिया कर एक पैर, और मैं इन लहरों की भी खबर लेता हूँ। खेल कूद के अलावा इनका धंधा तो है कोई नहीं, बेकार में तुझे भी थकाती हैं। खेत उसे फल खिलाने लगा था। जा खेत सो जा, मैं खुद खा लूँगा। वीरका मोहब्बत से बोला। खेत साथ लिपटा कर प्यार करता है सोने, आप कुछ देर आंख लगा लेना, खेत पिचकार कर कहता था। वीरका हंसा। अच्छा जो हुक्म सरकार का। खेत चला गया। वीरका खाकर धारा के पास पड़ रहा है। धारा मैं जानू तू जागे है। उसने लेटे लेटे धारा को कलावा मारा। सो जाना जिन जिंदड़ी सवेर को बतावे जो बताना होवे। धारा ने कमर में बाजू डाल लिया तो वीरका साथ लिपट गया। तेरे को कैसे पता कि मैं कुछ बताना चाहूँ? वीरका ने उस पर मोहब्बत से हाथ फेरते हुए कहा। धारा ने सराहने पड़ा। बैद उठाना चाहा तो वीरका ने हाथ मारकर दूर फेंक दिया तो धारा नस पड़ा और मजीद नींद पूरी करने का इरादा तर्क कर दिया। वीरका ने मुंह भरकर उसके बोसे लिए। मेरे अपने धारा, मेरी जिंद जान के वारस धारा,
आज मन डर गया था कि लगा कोई झांक मारे है। वो धारा को बताता था। धारा ने तवील सांस ली। वीर का पुत्र, तूने इतिहास में पढ़ा है ना, विदेशी पढ़ाई मनमोहन था, आनंद की अखीर है, उसका मिलन मुक्ति है। वो रूस से अपना रिस्क खाकर वोल्गा से विदा ले गया था। जुदाइयों का मारा वोल्गा उसके विछोड़े में प्रार्थना बन गया। और आज प्रार्थना ने तुझे धरती पर देख लिया है। तू कुरैफाल का मीन है। अब देखो वोल्गा की पहुंच कितनी है। धारा बताता था। पर धारा माना कि विदेशी आनंद की अखीर है। पर मेरा विदेशी से क्या नाता हो गए। वीर का बोला, पुत्र विदेशी तो कुरैश पर मेहमान हो गए, देशवासी उसके मेज़बान हुए और सूरजवंशी उसके निगरान। हमने सिर्फ ये देखना है कि वोल्गा कोई तदबीर कर सकता है सरजोत के कष्ट से निजात की। वो 19 जन्म परेड से भागता रहा है और अपने आखिरी पड़ाव से। मेरा इल्म बताता है कि आखिरी पड़ाव पर रुकना ज़रूरी नहीं, परेड में दिखना उसका कष्ट है। मित्रों, वोल्गा कई दिन वीरका को निगाहों में लिए रहा। वीरका के पास भी निगाह की कुव्वत थी। उसकी बेकरार निगाहें वोल्गा पर जा ठहरी तो वोल्गा निगाहों की ताब नहीं ला पाता और चढ़ आता है। तो धारा वीरका को बैद से बहुत मारता है। वीरका नीलो नीलो कर खेत के पास पड़कर सिसकता था। खेत वीरका को समझाता है कि वोल्गा जुदाइयों का मारा है, तो उसे और कष्ट मत दे। हनुमानगढ़ एक गर्म तरीन इलाका है। पहाड़ियों के दरमियान मैदानी इलाका है और गर्म तेज लू चलती है। सारा गोरों के कब्जे में था। एक ही पक्की सड़क थी, बाकी सारा इलाका कच्चा था। ज़मीन में पानी बहुत है तो जगह जगह ट्यूबवेल लगाए गए हैं। मट्टी चिकनी और बेहद जरखेज है। तो हनुमानगढ़ में अनाज की फरावानी है, खासकर कपास, मकई, गंदम, बाजरा और घर घर खड्डियाँ और गन्ने के कोलू लगे हुए हैं। हनुमानगढ़ में सूरजवंशियों का अकेला घर नस्ल दर नस्ल गबरू जवान खूबसूरत मक्खन मलाई रूप लिए हनुमानगढ़ की तमाजत में नखलस्तान की हैसियत की तरह था। सूरजवंशियों का अकेला वारस भी कई ख़ानदानों से नस्ल साझी करके भी एक ही सपूत पैदा कर पाया। ये सूरजवंशी नस्ली खरे रतन थे और इनका शजरा श्री कृष्ण जी से जाकर मिलता था। कुरैफाल पर सदियों से ताले पड़े थे। हनुमानगढ़ की मकामी पंचायत सूरजवंशियों से अलग सलग रखती थी। हनुमानगढ़ का वाहिद डाकखाना सूरजवंशियों की खैर खबर रखता और हनुमानगढ़ की गुंजान आबादी में वाहिद मस्जिद थी तो इमाम और मस्जिद इंतज़ामिया सूरजवंशियों से अलग सलग रखती। सूरजवंशियों का पेशा नस्ल दर नस्ल वाही बीजी था। अनाज साल का घर में डालकर बाकी खिलाड़े से बिक जाता। ये शुरू से घोड़ों की सवारी करते तो 8 से 10 घोड़े द्वारे बंधे रहते थे। घोड़ों के अलावा चंद कुत्ते भी पाले जाते, बाकी कोई जानवर ना रखा जाता। ज़मीन के साथ दरख्तों के झुंड थे जो साल हर साल जलाने के काम आते और फर्नीचर भी घर का बनाया जाता। सूरजवंशी जो भी फसल उठाते पूरे साल का अनाज घर के अलावा मस्जिद में, पंचायत में और डाक इंतज़ामिया के घर में डालते थे। मतलब सरपंच के घर, इमाम मस्जिद के घर और पोस्ट मास्टर के घर। ये 3 घर साल के अनाज से बेफिक्र रहते। सूरजवंशी सर्दियों गर्मियों के कपड़ों के अलावा फितर जोहा पे जोड़ा जोड़ा भी बनवा देते। गुजर रही थी और दोस्तों बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। सूरजवंशियों का बड़ा सा कुशादा घर पक्की ईंटों का बना हुआ था। नस्ल दर नस्ल तोड़वा कर दोबारा उसी जगह तामीर किया जाता। घर के पिछवाड़े घोड़ों का अस्तबल था जहाँ पर हमेशा 2 या 3 साईं तनख्वाह पर रहते थे। वो अपना खाना पीना और बाल बच्चे भी वहीं रखते थे और सूरजवंशियों के साथ फैमिली की तरह से थे। उन्हीं के आगे बेटे खेतों में भी काम करते थे। सूरजवंशियों का अपना खजूर बहुत होता था तो वो लोग चिटाइयाँ घरों में इस्तेमाल के लिए खुद बुनते थे। जब साईं नस्ल ज़्यादा बढ़ा लेते तो सूरजवंशी फिर उनके दरमियान कुरा डलवा कर 2 ख़ानदान अलहमरा रखते, बाकियों को अलग कर देते। यूँ ज़्यादा लोगों की खप से भी सूरजवंशी बच जाते थे। अलग होने वालों को हनुमानगढ़ में ही आबादकारी के लिए सूरजवंशी जगह बना देते थे। रिस्क बहुत था और खाने वाला वाहिद वारस होता और अकेला कितना खाएगा और कितना पहनेगा। सूरजवंशी छानबीन करके पूरे बरसगीर से अच्छी नस्लों से शादी करके लाते मगर वारस एक ही रहा, उनकी नस्ल बढ़ती नहीं थी।